नमस्कार। आप सबने वीडियो गेम्स कभी न कभी ज़रूर खेले होंगे। वीडियो गेम्स में सभी जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशंस हमारा साथ नहीं देती और हम कितनी भी कोशिश कर लें हम हार जाते हैं। हमारी ज़िंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है। कभी कभी सिचुएशंस इतनी बुरी होती है कि हम चाहे पसीने की जगह खून भी बहा दें तो भी परिस्थितियों के सामने हार ही जाते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा शर्मा और आज मैं आपको हिंदी के बेहद प्रसिद्ध उपन्यास गोदान से परिचित करवाने जा रही हूँ। इसके लेखक है प्रेमचंद, जिनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उन्हें कौन नहीं जानता। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का किस्सा। गोदान 1936 में लिखा गया उपन्यास है। उस समय भारतीय समाज तीव्र संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ पुराने मूल्य थे, एक तरफ नए मूल्य थे। दरअसल ये कृषक समाज पर आधारित उपन्यास है। एक कृषक के जीवन की करुण गाथा है। ये अवध प्रांत के दो गांवों सेमरी और बेलारी की कथा है। इसका नायक है होरी, जो कि एक किसान है और काफ़ी निर्धन है और एक धर्म भीरू व्यक्ति है। जात बिरादरी से बहुत डरता है और आसानी से चालाक लोगों की बातों में आ जाता है और वो परिवार को साथ लेकर चलने वाला है। होरी ने अपने दो भाइयों को भी पाल पोस कर बड़ा किया था, जो कि अब होरी से अलग रहने लगे हैं। धनिया होरी की पत्नी है, जो कि होरी से ज़्यादा चतुर है और व्यावहारिक बुद्धि की धनी है। वो जात बिरादरी से नहीं डरती और संकट आने पर रौद्र रूप भी धारण कर सकती है। एक तरह से वो परिवार की ढाल है। लेकिन जैसी भी हो, होरी के प्रति उसकी एक निष्ठ है और अत्यंत करुणामयी भी है। गोबर होरी का सबसे बड़ा पुत्र है। थोड़ा सा मुफट है, जैसे कि नई पीढ़ी के लोग हम लोग होते ही हैं, और जात बिरादरी में 1% भी उसकी आस्था नहीं है। वो जात बिरादरी को खून चूसने वाली संस्थाएं समझता है और धर्म को नहीं मानता। विद्रोही मानसिकता का है, जैसे कि हम युवा लोग होते ही हैं। ऊंच नीच को भी नहीं मानता और एकल परिवार के पक्ष में बोलने वाला है और पैसे को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। और झुनिया नाम का चरित्र, जो कि एक विधवा थी, उसका विवाह गोबर से हो जाता है। झुनिया भोला महतो की पुत्री है। रूपा और सोना होरी की पुत्रियां हैं और दुलारी सहुआइन, झिंगुरे सिंह, नोखे राम, ये सब साहूकार वर्ग के चरित्र हैं, जो कि किसानों को कर्ज के जाल में फंसा लेते हैं। राय साहब एक जमींदार है, जो बातों से काफ़ी परोपकारी प्रतीत होते हैं, लेकिन धन वसूलते समय उनका असली क्रूर चेहरा सामने आता है। और भोला महतो एक विधुर है, जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वो गाय पालते हैं। ये तो थे गोदान के ग्रामीण चरित्रों का परिचय। गोदान में दो कथाएं हैं, एक ग्रामीण जीवन की कथा और एक शहरी जीवन की कथा। शहरी चरित्रों की यदि बात की जाए तो मेहता दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी है। मालती एक डॉक्टर है, काफ़ी चंचल युवती है, मेहता से प्रेम करती है और बाद में जब मेहता उसकी बार बार प्रेम परीक्षा लेते हैं, उसे कसौटियों पर कसते हैं, तो वो थोड़ी सी चिढ़ जाती है, क्योंकि प्रेम विश्वास का नाम है, परीक्षा का नहीं। धीरे धीरे उसके चरित्र में गंभीरता आने लगती है और अंत में वो समाज के लिए इतनी समर्पित हो जाती है कि जब मेहता उसे विवाह का प्रस्ताव देते हैं तो वो उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है और कहती है कि हम मित्र के रूप में साथ रहते हुए समाज की सेवा करें, यही सबसे अच्छा होगा। मिस्टर खन्ना पहले क्लर्क थे, फिर सट्टेबाजारी स्पेकुलेशन के दम पे करोड़पति बन गए, शक्कर की मिल खोली। जो हमारा ग्रामीण चरित्र गोबर है, वो जब शहर जाता है तो इन्हीं की फैक्ट्री में काम करता है।
गोविंदी नाम का जो चरित्र है वो मिस्टर खन्ना की पत्नी है, घरेलू हिंसा की शिकार है और मेहता की नज़रों में भारत की आदर्श नारी है। मिर्जा खुर्शीद नाम के चरित्र काफ़ी उदार हृदय है और जूतों की दुकान के मालिक हैं। ओंकार नाथ का चरित्र यदि देखें तो वो बिजली नामक पत्र के संपादक है, जो पहले बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थितियां कहें या फिर उनकी चारित्रिक कमजोरी कहें, वो बाद में राय साहब के हाथों बिक जाते हैं। पात्रों का परिचय पहले इसलिए प्रस्तुत किया गया ताकि आपको परेशानी ना हो, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उपन्यास बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इसकी कहानी संक्षिप्त में बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। कहानी की शुरुआत होती है होरी और धनिया के संवाद से। होरी के दोनों भाइयों को होरी और धनिया ने मिलकर पाला था, जो कि अब उनसे अलग रहने लगे हैं। होरी और धनिया के 3 बच्चे हैं, गोबर, सोना और रूपा। होरी के छोटे से मन में एक गाय खरीदने की लालसा है, लेकिन वो एक गरीब किसान है, उसके पास पैसे नहीं है, वो गाय कैसे खरीदे। इसी लालसा के चलते एक बार जब भोला महतो नाम का विधुर व्यक्ति उससे मार्ग में मिलता है, तो उसके हाथों में, उसके पास बहुत सारी गायें होती है। वो रास्ते में गायों को लेकर चल रहा होता है, तो होरी का मन हो आता है कि काश जो भोला महतो के पास जो गाय खड़ी है वो मैं अपने घर ले जा सकूं। वो भोला महतो से मुफ्त में गाय ले लेता है और बदले में उससे वादा करता है कि मैं कहीं आपकी सगाई की बात करने का प्रयास करूँगा। भोला महतो प्रसन्न होकर मुफ्त में उसे गाय दे देता है। इसके बाद में कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और किसी बात पर धनिया का होरी के भाई से विवाद हो जाता है। होरी का भाई गाय को विष पिला देता है और भाग जाता है। उसे विष भरी कोई जड़ी बूटी खिला देता है और भाग जाता है। दरअसल जब गाय को भोला महतो के घर से होरी के घर तक लाने के लिए गोबर बार बार भोला महतो के घर जाता है, तो धीरे धीरे उसे भोला महतो की विधवा पुत्री झुनिया से प्रेम हो जाता है। झुनिया गोबर का गर्भ धारण करती है, लेकिन गोबर समाज की निंदा के भय से उसे छोड़कर भाग जाता है। होरी और धनिया कुछ विवाद के पश्चात झुनिया को स्वीकार कर लेते हैं, उसे पुत्री की भांति रखते हैं और अविवाहित झुनिया को बहू की तरह रखने के जुर्म में समाज के ठेकेदार होरी पर भारी जुर्माना लगाते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं। धीरे धीरे वो कर्ज के जाल में उलझता चला जाता है। भागा हुआ गोबर जब शहर से कमाकर लौटता है, तो हमें बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन के संकेत दिखाई देते हैं, किंतु पिता से छोटी सी बहस होने पर वो झुनिया को लेकर फिर से शहर चला जाता है। किंतु अब उसकी कमाई पहले जैसे नहीं हो पाती है। वो शक्कर मिल में मजदूर की नौकरी करता है और जैसा कि सामान्यतः मजदूरों को होता ही है, उसे बहुत अधिक मानसिक तनाव होता है। शारीरिक थकान उतनी नहीं होती जितना मानसिक तनाव होता है। खुद सोच कर देखिए कि जो व्यक्ति दिन के कई घंटों तक लगातार मशीनों के शोर के बीच रहकर काम करेगा, उसके तनाव का स्तर कितना अधिक होगा। वो शहर की शक्कर मिल में मजदूर की नौकरी करता है, अत्यधिक मानसिक तनाव है, इसी कारण वो झुनिया पर अत्याचार करने लगता है। तो उनके छोटे से पुत्र की सार संभाल भी झुनिया नहीं कर पाती है, क्योंकि वो खुद परेशान रहने लगती है। तो उनके छोटे से पुत्र की मृत्यु हो जाती है। इसके कुछ समय पश्चात झुनिया पुनः एक पुत्र की माता बनती है। इसके पश्चात जब शक्कर मिल में हड़ताल होती है, तो उसमें गोबर भी भाग लेता है और घायल हो जाता है। घायल होने के पश्चात उसके शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो फिर से मजदूर की नौकरी करे, इसलिए वो मिस मालती, जो कि एक डॉक्टर है, उनके बगीचे में माली का कार्य करने लगता है। इस बीच गांव में बहुत कुछ हो चुका है। सोना
जो कि होरी की पुत्री है, उसके विवाह हेतु होरी ने कर्ज लिया था। इन सभी इन सभी बातों के बीच में होरी का एकमात्र मकान, खेत, यहाँ तक कि बैलों पर भी गिरवी होने का संकट आ गया था। वो अत्यधिक दरिद्र हो चुका था। गोबर पुनः लौटता है, लेकिन अब की बार विनम्र बनकर। होरी के मन में पुनः अपने पोते के लिए दूध की व्यवस्था करने हेतु गाय लाने की लालसा पनपती है। वो सोचता है, मैं एक गाय ले आऊं तो मेरा पोता दूध के लिए परेशान नहीं होगा। वो सड़क निर्माण संबंधित कार्य में मजदूरी करके पैसे कमाने का निश्चय करता है। दरअसल होरी अपने पूरे जीवन में एक सामान्य किसान की भांति बहुत श्रम करता है। इतना श्रम कि यदि उसके श्रम का सच्चा मूल्य मिलता तो वो बहुत संपन्न होता। लेकिन एक विडंबना है कि हमारे समाज में बौद्धिक श्रम को शारीरिक श्रम से अधिक महत्व की चीज़ समझा जाता है। शारीरिक श्रम को हे दृष्टि से देखा जाता है और किसान को उसके परिश्रम का उचित मूल्य भी नहीं मिलता। और सिर्फ इतना ही नहीं, निरक्षरता, निर्धनता जैसी चीज़ें भी उसे बहुत पीछे खींचती है। होरी ने अपने पूरे जीवन में यह प्रयास किया कि उसे कभी भी किसी पर निर्भर ना होना पड़े। वो बहुत मेहनत करता है, किसी से चालाकी नहीं करता, बहुत उदार दिल का होता है, दुनिया को भी अपने घर रहने की अनुमति देता है। वो सब कुछ करता है, लेकिन सिचुएशंस, एक किसान के जीवन की परिस्थितियाँ, उसके आसपास के साहूकार लोग जो कि उसे कर्ज के जाल में उलझा देते हैं। 100 रुपये का कर्ज देकर कई सालों तक ब्याज कमाते हैं और अंत में निरक्षर किसान को पता भी नहीं चलता कि जो उसने उधार तो 100 रुपये का लिया था और अब तक वो हज़ारों रुपये चुका चुका है, लेकिन उसका कर्ज आज भी माफ़ नहीं हुआ है। जाति बिरादरी के नाम पर होरी को बहुत लूटा जाता है, उस पर जुर्माने लगाए जाते हैं। धनिया काफ़ी विद्रोह करती है, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज है, होरी की ही चलती है और उनका घर लुटता चला जाता है। एक किसान के तौर पर होरी बहुत परिश्रमी था, लेकिन एक व्यावहारिक व्यक्ति के तौर पर बहुत भोला। इसी कारण समाज के तथाकथित ठेकेदार उसे बहुत लूटते चले जाते हैं। वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन अब उसका शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका है कि शायद बहुत मेहनत करना उसके लिए प्राण घातक हो सकता है। फिर भी अपने पोते के लिए वो तपती दोपहरी में भयंकर श्रम करता है और इतने अधिक श्रम के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। गांव के ठेकेदार धनिया से गोदान कराने को कहते हैं कि आप एक गाय का दान कीजिए, तभी इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। वो गाय जिसकी लालसा होरी के मन में थी, और वो लालसा लालसा ही रह गई और होरी मर गया। समाज की विडंबना देखिए कि होरी जब तक जीवित था उसकी गाय की लालसा पूरी नहीं हुई। एक छोटी सी गाय खरीदने की इच्छा भी उसकी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन जब वो मर जाता है तो समाज उसके परिवार वालों से कहता है कि आप होरी के नाम पर गाय का दान दे दीजिए, तभी होरी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये समाज का नियम है। लेकिन धनिया इतनी भोली नहीं है। धनिया बहुत चतुर और बहुत व्यवहारिक स्त्री है। वो जानती है कि समाज के ठेकेदार कैसे उन्हें लूट रहे हैं। धनिया उठती है और आज सूतली बेचने से जो 20 आने पैसे मिले वो लेकर आती है और मृत होरी के हाथों पर रखकर कहती है, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। उपन्यास इस बिंदु पर समाप्त होता है। ग्रामीण जीवन की कथा गोदान की मुख्य कथा थी। ग्रामीण जीवन की कथा के अतिरिक्त गोदान में अन्य प्रासंगिक कथाएं भी है। माता दीन जो कि एक पंडित है और सिलिया जो कि एक चमारिन है,
इनके प्रेम प्रसंग के माध्यम से प्रेमचंद ने वर्ण व्यवस्था पर चोट की है। शहरी कथा की यदि बात करें तो मिस्टर मेहता और मालती के प्रेम प्रसंग के माध्यम से प्रेमचंद ने प्रेम, विवाह और समाज सेवा, नारी का आदर्श स्वरूप, इन सभी विषयों पर विचार विमर्श किया है और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। विषयों पर प्रेमचंद ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और मिस्टर खन्ना और उनकी पत्नी गोविंदी के माध्यम से उन्होंने घरेलू हिंसा और पैसे को अधिक महत्व दिए जाने के कारण मिस्टर खन्ना द्वारा गोविंदी पर अत्याचार किया जाना जैसे विषय उठाए गए हैं। अंत में, शहरी कथा के अंत में, मिस्टर मेहता और मालती विवाह को छोड़कर, अपने व्यक्तिगत सुख को छोड़कर समाज की सेवा करने का निर्णय लेते हैं और मित्र के रूप में साथ रहने का निर्णय लेते हैं। तो ये था गोदान का सारांश। गोदान का सारांश मैं अपनी छोटी सी वीडियो में नहीं बांध सकती, मैं आपको इसकी कहानी सुना सकती हूँ, लेकिन अगर आपको सचमुच होरी जैसे एक भोले से किसान, हमारे भारत की किसी भी किसान को आप होरी मान सकते हैं, क्योंकि हर किसान की यही नियति है। यदि आप उस नियति को सचमुच जानना चाहते हैं, प्रेमचंद का जादू अनुभव करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप गोदान खुद पढ़कर देखिए। मैं आपको इसका सारांश बता चुकी हूँ। अब यदि इसकी संवेदना की बात की जाए तो प्रेमचंद जैसे जादुई उपन्यासकार ने इस उपन्यास में कई सारी समस्याओं को छुआ है, विशेष रूप से कृषक जीवन की करुण गाथा, जिसमें एक परिश्रमी कर्मनिष्ठ किसान निर्धनता, लगान, बेकार, कर्ज, निरक्षरता, मौसम पर निर्भरता जैसी कई समस्याओं से जूझता है। धर्म, बिरादरी और मर्जाद कैसे निर्धन व्यक्ति की निर्धनता को और बढ़ावा देते हैं। दरअसल दोष धर्म का नहीं है, दोष धर्म के उन ठेकेदारों का है जो धर्म के नाम पर अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। झुनिया के माध्यम से प्रेमचंद ने विधवा विवाह का समर्थन किया है। भोला जो कि विधुर थे और दूसरा विवाह करते हैं एक युवती नौहरी के साथ में। भोला और नौहरी के विवाह के माध्यम से उन्होंने बेमेल विवाह की समस्या पर प्रकाश डाला है। रूपा जैसी छोटी कन्या का विवाह राम सेवक जैसे अधेड़ उम्र के आदमी के साथ दिखाकर उन्होंने बेमेल विवाह की समस्या का भयंकर रूप प्रस्तुत किया है। गोबर जब शहर में मजदूरी करने जाता है तो वो सेल्फ एलिनेशन, आत्मनिर्वासन की समस्या से जूझता है और इसके माध्यम से उन्होंने मजदूरों के शोषण को व्यक्त किया है। होरी और गोबर के बीच में चलने वाले विवादों के माध्यम से प्रेमचंद जनरेशन गैप दिखाते हैं और माता दीन और सिलिया के माध्यम से वर्ण व्यवस्था पर चोट के साथ साथ वे अंतरजातीय विवाह के प्रति समाज की अस्वीकृति को भी प्रकाश में लाते हैं। तो ये थी गोदान की संवेदना। गोदान के शिल्प पर यदि विचार किया जाए तो इसका कथानक ग्रामीण और शहरी दो कथाओं से मिलकर बना है। भाषा की बात की जाए तो प्रेमचंद की भाषा सबको समझ आती है, आम हिंदुस्तानी भाषा है। जहाँ जहाँ शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग बोल रहा है, जैसे कि मिस मालती या मिस्टर मेहता, वहाँ पर तत्सम भाषा का प्रयोग किया गया है। व्यंग और हास्य का भी प्रयोग किया गया है। लोकोक्ति और मुहावरे भी पर्याप्त मात्रा में है। सूत्र भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इसके चरित्र वर्गगत चरित्र है, यानी कि एक चरित्र पूरे वर्ग को व्यक्त करता है। जैसे किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व होरी कर रहा है, साहूकार वर्ग का प्रतिनिधित्व झिंगुरी सिंह, नोखेराम ये सब कर रहे हैं, और बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व मिस्टर मेहता और मिस मालती जैसे चरित्र कर रहे हैं। चरित्र काफ़ी स्वाभाविक है, जीवंत है। ऐसा नहीं है कि चरित्र प्रेमचंद के आदर्शों की कठपुतली है, वो स्वाभाविक है। उनमें कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, और समय के साथ साथ वो
बुरे से अच्छे या अच्छे से बुरे भी बन सकते हैं। और चरित्र चित्रण की कई शैलियों का प्रयोग किया गया है। चरित्रों के मन में चलने वाले असमंजस का भी चित्रण किया गया है। ये था इसका शिल्प। इस उपन्यास को पढ़ने के पश्चात पाठक ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो किसान सबको खिलाने के लिए हाड़ तोड़ परिश्रम करता है, अन्न उपजाता है, वो किसान खुद भूखा क्यों रह जाता है। एक भोला भाला किसान जो सिर्फ 2 वक्त का भोजन चाहता है, उसे वो भी नहीं मिल पाता। हमारे समाज में संपत्ति का वितरण इतना असमान क्यों है कि एक व्यक्ति के पास खाने के लिए इतना भोजन है कि उसे खुद को रोगों से बचाने के लिए डाइटिंग करनी पड़ती है, और एक इंसान इतना गरीब है कि डाइटिंग करना उसकी मजबूरी है, उसकी मृत्यु हो जाती है भूख से। कभी कभी ये विचार आता है कि भूख से मरने वाले व्यक्ति की मौत कितनी भयानक होती होगी ना। हम एक दिन भी अगर अन्न का एक भी दाना ना खाएं, पानी भी ना पिए, तो 24 घंटे में हमारी आंतें बुरी तरह कुलबुलाने लगती है। सोच कर देखिए, जो मनुष्य भूख से मरते होंगे, 3-4 दिन तक उन्हें एक भी अन्न का दाना नहीं मिलता होगा, उनकी मृत्यु कितनी दर्दनाक होती होगी। ना जाने आज भारत में कितने अश्वत्थामा हैं जिन्हें आज भी उनकी माताएं दूध की जगह पानी में आटा मिलाकर बहलाती है। उस पर भी विडंबना ये है कि इस धरती का सबसे परिश्रमी प्राणी किसान, जो कि कड़ाके की ठंड में, मूसलाधार बारिश में, अग्नि के समान उबलती दोपहर में खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर इतना अन्न उपजाता है कि सारी धरती का पेट भरता है, लेकिन वो खुद भूखा रह जाता है। वो इतना निर्धन कैसे रह जाता है? और उस पर हमारी असंवेदनशीलता कि साहूकार वर्ग के लोग उस निर्धन व्यक्ति को भी ऋण जाल में फंसाकर, कर्ज के जाल में फंसाकर उसका सब कुछ कैसे हड़प जाते हैं। किसी का हृदय इतना कठोर कैसे हो सकता है? और हम पढ़े लिखे लोग, शायद हमारा दोष भी कम नहीं है। हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो 20 रुपए का चिप्स का पैकेट 20 रुपए में लेकर ही आते हैं। वो कंपनी जो करोड़ों में कमा रही है, उससे हम एक पैसे का भी भाव तोल नहीं करते, लेकिन गरीब सब्जी वाले से, फल वाले से हम बहुत सारा भाव तोल करते हैं। 20 रुपए के आलू लेंगे तो उसमें भी या तो पैसे कम करवाने की कोशिश करेंगे, और पैसे कम नहीं किए तो उससे मुफ्त में धनिया या मिर्ची लेकर आने की कोशिश करेंगे। सोच कर देखिए कि आप, मैं, हम सब कितने गलत हैं। हम उनसे भाव तोल करते हैं जो रोटी के लिए कमा रहे हैं, और उनसे भाव तोल नहीं करते जो करोड़ों में कमा रहे हैं। प्रेमचंद का ये महान उपन्यास सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसे पढ़कर कोई व्यक्ति एग्जाम में पास हो जाए। प्रेमचंद का उद्देश्य था कि इन महान उपन्यासों को पढ़ने वाला व्यक्ति समस्या को समझे और अपने स्तर पर छोटा सा प्रयास अवश्य करे। पूरे देश को शायद हम ना बदल सके, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं। अपने आसपास की छोटी छोटी गलत बातों को बदल सकते हैं, उन्हें सही बना सकते हैं। बेशक ये सब बातें आपको हास्यास्पद लग सकती है, आप इन पर जी भर के हंस सकते हैं, पर अगर इस कोशिश से एक व्यक्ति की भी सोच बदलती है, 1% भी बदलती है, तो हमारे पढ़े लिखे होने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। तो आज का किस्सा यहीं ख़त्म होता है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप स्वयं एक बार गोदान पढ़िए और प्रेमचंद का जादू अनुभव कीजिए। अब हम अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद और जय हिंद।